हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्यूशन। तो बेटा हम पढ़ रहे थे फोर्थ यूनिट और फोर्थ यूनिट में हम पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं जिसका नाम है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने पढ़ लिया है। आज हम शुरू करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर, फोर्थ यूनिट का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। क्या नाम है? अल्टरनेटिंग करंट। तो लास्ट वीडियो में, जो पहले चैप्टर का लास्ट वीडियो था, उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे हम AC अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करते हैं और उसकी नेचर क्या होती है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है उसी अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू कि जब AC करंट फ्लो होता है आपको पता है कि एक बार वो पॉजिटिव हाफ साइकिल फिर नेगेटिव हाफ साइकिल कंप्लीट करता है। फॉर ए कंप्लीट साइकिल उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, उसकी इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि AC होता क्या है। AC की नेचर हमने पढ़ी हुई है। AC क्या होता है? AC करंट हमने पढ़ा है कि लास्ट टाइम हमने ग्राफ ये होता है इस प्रकार AC। और करंट आपने DC भी पढ़ा होगा। DC की नेचर क्या होती है? DC कैसे फ्लो करता है? ऐसे स्ट्रेट डायरेक्शन में DC। तो DC क्या होता है? जो एक पर्टिकुलर बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कॉन्टिन्यूसली सेम कांस्टेंट करंट उसमें फ्लो होता है अगर हम I और T का ग्राफ बनाएं तो। बट इन AC देखिए, जब हम व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 देन, क्योंकि I का फॉर्मूला क्या होता है? Q/T, I इज ए फंक्शन ऑफ T। तो जब T 0 होता है तो हमारा I क्या होता है? 0। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे I की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है। I की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है। ठीक है, वैल्यू चेंज होती है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है, बट डायरेक्शन कैसे चेंज हो? लगातार डायरेक्शन चेंज नहीं होती, डायरेक्शन चेंज होती है पीरियोडिकली। अल्टरनेटिंग करंट वो होता है जो कॉन्टिन्यूसली जिसकी वैल्यू चेंज होती हो, बट डायरेक्शन कैसे चेंज होती है? पीरियोडिकली। एक बार जैसे करंट इधर जाएगा, फिर हाफ साइकिल के बाद इधर जाएगा, करंट पॉजिटिव, फिर हाफ के बाद नेगेटिव। पीरियोडिकली इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। हाफ तक पॉजिटिव रहता है और हाफ तक नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो हाफ तक पॉजिटिव, हाफ तक नेगेटिव। अब हम इसकी एवरेज वैल्यू, तो क्या आप बता सकते हैं कि फॉर ए कंप्लीट साइकिल इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी? किसकी? AC की। क्या होती है AC की एवरेज वैल्यू? देखो, I इज इक्वल टू Q/T। अब हम इसको लिखते हैं क्या, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बोल सकते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, तो I एवरेज का फॉर्मूला क्या हो सकता है? I एवरेज हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, I एवरेज Q/T। तो सोचो, देखिए यहाँ से इस फॉर्मूले से IDT इज इक्वल टू DQ इज इक्वल टू IDT। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है? Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IDT। तो हम Q को क्या लिख सकते हैं? IDT, इंटीग्रेशन ऑफ IDT। ठीक है, तो I एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? IDT डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ T, टाइम टोटल। DT का इंटीग्रेशन कितना होता है? टाइम T। ठीक है, तो I एवरेज निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। I एवरेज नहीं, कोई भी क्वांटिटी जो टाइम पर डिपेंड करती है, टाइम का फंक्शन होता है, उसका एवरेज निकालने के लिए हम इस प्रकार उसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर I एवरेज निकालें तो I, किसी और का निकालें तो वो क्वांटिटी का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम एवरेज, I का एवरेज हम निकाल सकते हैं। अब देखो, सोचो I एवरेज, देखिए AC क्या होता है? सोचिए, ये ऐसे जाता है। सोचो, पहले हाफ साइकिल में पॉजिटिव, अगले हाफ साइकिल में क्या? नेगेटिव। तो टोटल करंट कितना होगा? एवरेज पहले में हाफ मान लीजिए +2, फिर नेक्स्ट में -2, तो एवरेज करंट कितना होगा? फॉर ए कंप्लीट साइकिल एवरेज हम कैसे निकालते हैं? मान लीजिए कंप्लीट साइकिल, एक बार करंट
पॉजिटिव जाता है, +2 मैक्सिमम। अच्छा, ये वाली वैल्यू हम इसको क्या बोलते हैं भाई, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू। आई और टी का फंक्शन क्या होती है, पीक वैल्यू। ठीक है, ये इधर -i, इसको हम क्या बोलते हैं, पीक यानी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, एक बार ये इधर जाता है प्लस और एक बार ये इधर जाता है माइनस, तो एवरेज क्या होगा, +2 -2 क्या हो जाएगा, एवरेज, आई एवरेज क्या होगा, 0 फॉर ए कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल के लिए, नॉट हाफ, फॉर ए कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू, एक बार पॉजिटिव जाते हैं एक बार नेगेटिव, तो दोनों क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि डायरेक्शन उनकी अपोजिट होती है। तो एवरेज करंट कितना होता है फॉर ए कंप्लीट साइकिल, AC ओवर ए कंप्लीट साइकिल एवरेज क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। कैसे होगा, हम इसको प्रूफ करेंगे, अभी प्रूफ करते हैं। तो आइए, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए, नोट्स खुद बनाने चाहिए। जो बच्चा मेहनत करता है और अब खुद से नोट्स बनाता है उसको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है। आलसी बच्चे मत बनिए, ठीक है। नोट करिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं, किसको, कि एवरेज वैल्यू फॉर ए कंप्लीट साइकिल, फॉर ए कंप्लीट साइकिल, ठीक है, फॉर ए कंप्लीट साइकिल। कैसे, देखो हम, अच्छा लास्ट टाइम हमने एक इक्वेशन निकाली हुई थी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। और E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। याद है ना सबको, याद है? अगर नहीं याद है, अगर किसी को नहीं याद है, किसी ने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए, और कि कैसे हम AC को जनरेट करते हैं और उसकी नेचर क्या होती है। अब देखिए I क्या फॉर्मूला होता है, I dt, ठीक है, डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, टाइम फॉर ए कंप्लीट साइकिल। मान लेते हैं ये टाइम 0, यहाँ पर टाइम t/2 और यहाँ पर टाइम t। एक साइकिल कंप्लीट करने में करंट कितना t टाइम लेता है, तो हमने किसके लिए निकाला है, t, 0 to t। तो I कौन सा लेंगे, ये वाला। I की वैल्यू रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू dt डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t dt। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, I इंटीग्रेशन I नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा 0 to t और t का dt का इंटीग्रेशन t 0 to t, ठीक है। तो वैल्यू रखिए 0 to t, माइनस को बाहर ले लीजिए, माइनस आई नॉट कॉस। अच्छा, ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा की वैल्यू देखिए, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, सोचिए। ओमेगा और टाइम पीरियड का क्या रिलेशन होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, भूल गए, चलो, कॉस ओमेगा 2π/t, कॉस 2π/, इंटू टी की जगह क्या रखेंगे, अपर लिमिट, पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट इंटू टी, ओके, माइनस 0 कॉस 2π/t इंटू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0, नीचे क्या बन जाएगा, डिवाइड बाय t इंटू 2π/t, ओके, ये बन जाएगा, ठीक है। t से t कैंसिल, ये तो cos 0 है, cos 2π की वैल्यू, cos 2π 1, cos 2π की वैल्यू 1 माइनस cos 0 1 माइनस 1 0, तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0। तो I की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। हो गया प्रूफ। फॉर ए कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू 0, क्या होगी, 0। तो इस प्रकार हमने निकाला कि कंप्लीट साइकिल के लिए, वैसे तो अंडरस्टूड भी है, सिंपल है, हम समझ सकते हैं कि एवरेज वैल्यू फॉर ए कंप्लीट साइकिल
फॉर AC इज 0, क्योंकि पॉजिटिव फिर नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हमने इसको प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, तो एक बार इसको नोट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हो गया होगा नोट, कर लिया होगा आपने नोट। तो आई की एवरेज वैल्यू फॉर ए कंप्लीट साइकिल क्या आ गई 0, तो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, 0 वैल्यू आ गई। बट हम क्या करते हैं एवरेज वैल्यू इसलिए क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए इसकी क्या होती है 0, तो हम क्या करते हैं इसकी हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं, हाफ साइकिल के लिए इसकी एवरेज निकालते हैं। आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल और हाफ साइकिल, हाफ साइकिल पॉजिटिव यहाँ से यहाँ तक पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है t, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा t/2। तो जो हमने लिमिट ली थी सेम प्रोसीजर सेम बिल्कुल, बट हमने क्या करना है कि वहाँ पर जो हमने टाइम की लिमिट ली थी वो 0 to t ना लेकर क्या लेना है 0 to t/2। तो आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t/2 I dt डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 to t/2, क्योंकि हम किसका निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, हाफ साइकिल का। ठीक है, तो ये इक्वेशन तो आपको याद ही है। ओके, तो I की वैल्यू पुट करो, कर दो भाई पुट, 0 to t/2 I नॉट साइन ओमेगा t इंटू dt डिवाइड बाय 0 to t/2 dt। ओके, इंटीग्रेशन करो, आता है ना सबको इंटीग्रेशन, वेरी गुड। I नॉट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा t का माइनस कॉस ओमेगा t डिवाइड बाय ओमेगा 0 to t/2 डिवाइड बाय t dt t 0 to t/2। ओके, वैल्यू पुट करो, किसकी किसकी वैल्यू पुट करें, t की जगह t/2, अच्छा ओमेगा वही वाली वैल्यू सेम आई एवरेज, यहाँ पर कर लेते हैं इसको क्या आएगा, वही है सेम प्रोसीजर, माइनस को बाहर ले लो, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा, कॉस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू वही 2π/t इंटू टी की जगह क्या रखोगे अब t/2 माइनस कॉस 2π/t इंटू 0, ये तो 0 ही हो जाएगा भाई। ठीक है, नीचे क्या रहे, नीचे नीचे देखो, नीचे t/2 इंटू 2π/t ओमेगा t, ये इसका t हो जाएगा, वैल्यू पुट करते, ठीक है, t से t कैंसिल, ओके, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये 0। अब ये कितना बचा देखो, 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, कोस पाई कितना होता है। अच्छा, पहले हम एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल, पाई क्या होगा पाई। ठीक है, अब देखो कोस पाई कोस 0 कितना 1, ठीक है, कोस पाई -1 कितना हो जाएगा, -1 माइनस आई नॉट -1 डिवाइड बाई पाई, -1 -2 माइनस प्लस, तो हमारा आई एवरेज कितना आएगा, कितना आया 2I0 डिवाइड बाई पाई। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर एन हाफ साइकिल, किसके लिए होगी, हाफ साइकिल के लिए। आ रहा है समझ, एवरेज ही निकाल रहे हैं, कुछ नई चीज़ नहीं निकाल रहे हैं, और एवरेज निकालना सबको आता है, छोटी क्लासेस में मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू आपने सबने निकाली हुई है। दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, इसी प्रकार सिमिलरली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने I की निकाली एवरेज, तो ये क्या आई 2I0 डिवाइड बाई पाई। तो इसी प्रकार सेम प्रोसीजर से हम अगर E एवरेज निकालें EMF, तो क्या आएगा 2E0 बाई पाई।
कितना आएगा पाई। ठीक है, दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर ए हाफ साइकिल। ये याद रखना, हाफ साइकिल के लिए। कंप्लीट साइकिल के लिए कितनी होती है? 0। कंप्लीट के लिए कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, नोट करिए, नोट करिए। फिर हम इसकी नेक्स्ट कौन सी क्या करेंगे? RMS वैल्यू निकालेंगे और इफेक्टिव, या फिर हम उसको बोल सकते हैं इफेक्टिव वैल्यू कितनी होगी करंट की, वो निकालेंगे। तो चलिए अब हम इसकी RMS और इफेक्टिव वैल्यू निकालते हैं किसकी? AC की। RMS मतलब एवरेज। अच्छा, इफेक्टिव वैल्यू का मतलब क्या होता है? देखिए इफेक्टिव वैल्यू वो होती है, पहले तो एक चीज़, उसके पहले एक चीज़ देखिए, I, हमने ये ग्राफ बनाया हुआ है I का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए I की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। कभी वो यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ पर मैक्सिमम जिसको हम I नोट बोलते हैं, फिर यहाँ पर फिर 0, फिर ये। ठीक है, कॉन्स्टेंटली, क्योंकि I का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया हुआ? I नोट इजकल साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम चेंज होगा तो I की वैल्यू भी लगातार चेंज होगी, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं I और E किसके फंक्शन है? टाइम के फंक्शन है। किसके फंक्शन है? टाइम के। अगर टाइम चेंज होगा तो इसकी वैल्यू चेंज। अब हम ऐसी वैल्यू जानना चाहते हैं, मान लीजिए कि अगर हमें मान लो कोई डिवाइस यूज़ करना है कि हमें उसको बताना है, मान लीजिए हमें कोई मोटर ही यूज़ करनी है, हमें बताना है कि हम पंप ले आए, हमने उसको करंट की वैल्यू दी कुछ, और हम उसको बोलेंगे कि उसके लिए वायर लगानी है कि कितना करंट, वो बोलेगा, हम क्या किसको बुलाते हैं? इलेक्ट्रिशियन को। वो बोलेगा अभी कैसी तार लगाऊं, कौन सी तार चाहिए, तो हम ये क्या हम उसको करंट की कौन सी वैल्यू बताएंगे कि करंट की I नोट वाली वैल्यू बताएंगे, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू। हम इसको क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू। कि पीक वैल्यू क्या कि ये एक बार करंट 3 एम्पीयर जाता है, तो क्या हम उसको ये बोलेंगे कि हम तो AC सप्लाई कर रहे हैं 3 एम्पीयर, वो एक बार 0 होता है, 3 जाता है, फिर 0 होता है, फिर -3 जाता है, फिर 0 हो जाता है, तो बोलेगा नहीं भाई ये नहीं। तो वो एक ऐसी वैल्यू जानना चाहता है कि जो इफेक्टिव हो, मतलब एवरेज, कि जिसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर वायर लगा सके, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू वायर, अकॉर्डिंग टू करंट वायर की क्या थिकनेस फिक्स होती है। ठीक है, तो हम वो इफेक्टिव वैल्यू जानना चाहते हैं, करंट की निकालना चाहते हैं। देखिए अब देखिए I चेंज हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पर करंट ये था, तो इस टाइम पर, सॉरी टाइम ये था, इस टाइम पर करंट की वैल्यू है ये, और इस टाइम पर अगर करंट टाइम इतना हो गया तो यहाँ पर करंट की वैल्यू है ये, करंट की वैल्यू है ये। तो हम उसको ये बताना चाहते हैं, मान लीजिए 0 to 10 जा रहा है करंट, तो अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता, अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता तो हम उसको बोल सकते थे भाई, अगर 10 एम्पेयर जाता तो हम बोल सकते थे भाई हाँ ये 5 एम्पेयर की वायर दे दो, एवरेज वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो 0 1 2 3 4 5 तो उसका एवरेज निकालेंगे तो 5। तो लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं, एक साइनोसॉइडल है, एक लगातार इसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो ऐसे केसेस में हमें इफेक्टिव वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इफेक्टिव वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल सोचो इफेक्टिव वैल्यू हम बोलते किसे हैं? जैसे हमने पहले किया हुआ है, हम क्या करते हैं, मान लो आप कोई ट्रैवलिंग में हो और आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो गाड़ी में, तो और किसी ने पूछा कि मान लो आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हो, 100 किलोमीटर है, ठीक है, तो उसने पूछा कि हाँ भाई आपकी स्पीड से जा रहे थे, तो आप क्या बोलोगे? कभी आपकी स्पीड कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कांस्टेंट भी हो सकती है, लेकिन आप क्या बताओगे? क्या आप उसको ऐसे बताओगे भाई मैं स्टार्टिंग के 20 किलोमीटर तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, फिर अगले 30 किलोमीटर 80 की स्पीड से गया, फिर अगले 20 किलोमीटर 100 की स्पीड से गया? क्या आप उसको ऐसे बताओगे? नहीं। तो बोलेगा नहीं ये ऐसा नहीं। तो आप क्या बोलोगे कि हाँ ठीक है, आपने वो सफ़र 2 घंटे में पूरा किया, कितना? 100 किलोमीटर। तो आपकी इफेक्टिव वैल्यू, आपकी स्पीड, इफेक्टिव स्पीड कौन सी है? तो आप बोल सकते हो मेरी एवरेज स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, जिससे मैं 2 घंटे में पहुंच गया। लेकिन उस दौरान आपकी स्पीड कम ज़्यादा होती रही, लगातार कम ज़्यादा होती रही। तो हमें वही करंट के लिए भी वही एक इफेक्टिव वैल्यू बतानी है जिसको हम बता सकें, जो कि मेंशन करता है कि करंट को। ठीक है, तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि सोचो, उसके लिए हम एक तरीका यूज़ करते हैं। मान लो कि ये करंट यहाँ पर गया, हमने करंट सप्लाई किया,
आई। ठीक है, ये करंट कितना वर्क करता है हाफ साइकिल तक, फिर सेकेंड हाफ साइकिल में कितना वर्क करता है। वर्क इन द सेंस हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, H इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी, आई स्केयर आर टी। ठीक है, H का मतलब वर्क, हीट प्रोड्यूस कर, यानी हमें पता है कि जब भी करंट किसी मेटेरियल में से किसी वायर में से पास होता है तो वो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, यानी एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और एनर्जी क्या होता है, वर्क डन। कितना वर्क डन करता है, तो हम क्या करते हैं, हम वो वर्क डन निकाल लेते हैं फॉर ए कंप्लीट साइकिल। हाफ साइकिल के लिए भी आप निकाल सकते हैं, हाफ साइकिल के लिए हमने अभी एवरेज वैल्यू निकाली, वो आपने सीख लिया। अब हम एक कंप्लीट साइकिल के लिए निकालते हैं कि क्या, जो हमने देखा कि कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू करंट की क्या होती है, 0। तो क्या वर्क भी 0 होगा, क्या वर्क भी 0 होगा? क्योंकि मान लीजिए जो करंट हाफ साइकिल में जितना वर्क करता है, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में जो वर्क, क्या ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? क्या वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? देखिए, पहले हाफ साइकिल के लिए करंट की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। पहले हाफ साइकिल के लिए करंट की वैल्यू 4, देखिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, 4 पॉजिटिव हाफ साइकिल H इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। ठीक है, आई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। 4 सेकेंड हाफ साइकिल यानी नेगेटिव, 4 नेगेटिव हाफ साइकिल, आई क्या है इधर, पॉजिटिव। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल H माइनस आई का स्केयर आर टी, यहाँ पर आई क्या है, नेगेटिव। तो सोचो माइनस आई का स्केयर किसके इक्वल होगा, आई स्केयर आर टी। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करें? नहीं, वर्क तो होगा करंट, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव। क्योंकि जब करंट वायर में से पास होता है तो क्या होगा, वायर में क्या होगा, रेजिस्टेंस होता है, चार्ज गया, कोलिजन हुआ, वर्क किया। तो अगर वो चार्ज इस तरफ जाता है तब भी कोलिजन होगा, अगर वापस आएगा तब भी कोलिजन होगा। तो वर्क तो होगा और वो वर्क कैंसिल आउट नहीं होगा। तो इसलिए अब हम फॉर ए कंप्लीट साइकिल हम निकाल के देखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब हम इसका कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास कोई करंट की फिक्स वैल्यू नहीं है, पर्टिकुलर करंट लगातार चेंज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, फॉर वेरी स्मॉल टाइम के लिए हम मान लेते हैं जहाँ पर करंट की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, हम इस फॉर स्मॉल वैल्यू dt मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि h की वैल्यू dh निकाल लिया, किसके लिए, आई स्केयर आर dt, आई स्केयर आर dt। ठीक है, अब क्या किया, फिर हमने ये वैल्यू ले ली, इसके लिए भी हम क्या निकाल लेते हैं, dh। हमने क्या कर लिए, टाइम के इंटरवल बना लिए, dt फॉर ए कंप्लीट साइकिल। तो हम इसको हम मान लेते हैं फॉर पहले, उसके लिए यहाँ पर करंट कितना है, I1, तो dh1, दूसरे के लिए dh2, I2 स्केयर आर टी। इस प्रकार हमने कितने मान लिए, dhn, I स्केयर n आर टी। तो हम क्या करते हैं, पूरा टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबको प्लस कर देते हैं, या फिर हम दूसरा तरीका हम यूज़ करते हैं, कौन सा हम यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, बट हमने सबको प्लस कर दिया। और प्लस करने के लिए देखो, इन सब को हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, H टोटल फॉर ए कंप्लीट साइकिल। देखिए, एवरेज निकालने का तरीका याद है ना, कैसे करते हैं, जितने भी क्वांटिटी दे रखी है सबको ऐड करके, जो भी वैल्यू है सबको ऐड करके, हम जितनी नंबर होती हैं क्वांटिटी, मान लो n तक है, 10 हैं तो 10 से डिवाइड करते हैं, n नंबर है तो n से डिवाइड करते हैं। तो हम इसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, प्लस। तो I1 स्केयर आर टी dt प्लस I2 स्केयर आर dt प्लस अप टू IN स्केयर आर टी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर आर डी टी कॉमन है, तो I1 स्केयर प्लस I2 स्केयर प्लस अप टू IN स्केयर आर डी टी। ये कितने आ गया हमारा वर्क डन,
फॉर ए कंप्लीट साइकिल, ठीक है। अब dt देखिए, dt की वैल्यू क्या होती है। अगर हमने dt हमने t टोटल टाइम कितना हमारे पास t, हमने इसके कितने पार्ट कर लिए n, ये किसके इक्वल है, dt के। किसके इक्वल है, dt के। अगर हमने टाइम के पार्ट किए ना dt, छोटा छोटा टाइम इंटरवल लेकर कितने पार्ट किए हैं, कितने करंट की वैल्यू कितनी n, तो हमने कितने पार्ट कर लिए उसके n। तो ठीक है, dt की जगह हम क्या वैल्यू रख सकते हैं, t/n। तो h इज इक्वल टू I1 स्केयर प्लस I2 स्केयर प्लस IN स्केयर RT/n, क्या आ गया, RT/n, ठीक है। अब ये टोटल वर्क आ गया फॉर ए कंप्लीट साइकिल, टोटल वर्क। अब हम क्या लेते हैं, अब मान लेते हैं कि एक एवरेज करंट की हम क्या मान लेते हैं, एक इफेक्टिव एवरेज वैल्यू मान लेते हैं। उस एवरेज को हमने नाम दिया क्या, IE। क्या नाम दिया, IE। ये क्या है, हमारी एवरेज वैल्यू या फिर करंट की वो वाली वैल्यू, जो ये करंट की वो वाली वैल्यू होती है जो उतना ही काम करेगी। मान लेते हैं कि ये वो वाली वैल्यू है, हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये करंट की ये वाली वैल्यू है, मान लीजिए ये IE है। तो वो एक टाइम t यहाँ तक, अगर हम t टाइम तक उसको उतना यानी IE वैल्यू करंट फ्लो कराएं तो ये कितना काम करेगी, ये उतना ही काम करेगी जितना ये वर्क डन हुआ है, जितना ये वर्क डन हुआ है, ठीक है। तो अगर हम उस वैल्यू को फ्लो करवाते हैं तो ठीक है, तो ये जो वर्क करेगी, ये वर्क डन किसके इक्वल होगा, ये वर्क डन किसके इक्वल होगा। जैसे सोचो, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि आप यहाँ से दिल्ली जाते हैं, 20 की स्पीड से चले, 40 की स्पीड से चले, 60 की स्पीड से चले, 80, 100 अलग अलग स्पीड से चले और 2 घंटे में पहुँच गए। या फिर मैं कहूँ अगर मैं अपनी गाड़ी को लगातार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे के लिए चलाऊँ तो पहुँच जाएगा उसी टाइम पर, पहुँच जाएगा उसी टाइम पर। ये करंट की वही वाली वैल्यू है। ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाला वर्क डन हमने कैसे निकालना है, पहले स्पीड कुछ और थी, फिर चेंज हुई, फिर चेंज हुई, फिर चेंज हुई। पहले 20, 60, 80, 100, 120, फिर कम भी हो सकती है 80, 60, 20। ये वाली वो वैल्यू है। टाइम उतना ही लगा, टाइम पीरियड हमने क्या लिया, t। और इस केस में हमने क्या करा कि हमने गाड़ी को एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चलाया, कितना, 50 किलोमीटर पर आवर, तो उतने टाइम में पहुंच गई। तो ये क्या है, उसकी करंट की वो एवरेज वैल्यू बोल सकते हैं और आप उसको इफेक्टिव वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जितना वर्क करेगा उतना ही वर्क ये होगा, उतना ही वर्क ये होगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो अभी हमने सीखा है, H इज इक्वल टू IE स्केयर RT। ये वाला वर्क किसके इक्वल होगा, ये वाला वर्क इसके इक्वल होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को, ये भी H के इक्वल है, ये भी H के इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 IE स्केयर RT इज इक्वल टू I1 स्केयर प्लस I2 स्केयर अप टू IN स्केयर RT डिवाइडेड बाई n। आगे RT से RT कैंसिल, तो IE किसके इक्वल हो गया, ये स्केयर है तो हमने इधर क्या कर दिया, इसको ऐसे बना दिया, I1 स्केयर ये वाली इफेक्टिव वैल्यू करंट की क्या आ गई, ये वाली वैल्यू। हमने क्या किया, एवरेज निकाला, मीन, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, स्टैटिक्स में पढ़ा होगा, मीन निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। तो एक तरीका ये भी है। और हमने किया क्या, देखिए हमने क्या किया, इसमें रूट किया किसका, स्केयर ऑफ, किसका, स्केयर की, स्केयर का मीन निकाला, रूट किसका, मीन निकाला किसका, स्केयर ऑफ करंट का। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रूट ऑफ
रूट ऑफ मीन ऑफ स्केयर ऑफ करंट। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। अब इसको एक बार नोट कीजिए, हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, जो 1 मिनट होल्ड रखना। पॉज करके नोट कर लिया करो। तो आरएमएस वैल्यू देखिए, आरएमएस इसको हम क्या बोलेंगे, रूट ऑफ मीन ऑफ स्केयर ऑफ करंट, यानी ये क्या वैल्यू आ गई, आरएम, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, रूट मीन स्केयर ऑफ करंट। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट, ये किसके इक्वल आई, आई ई इज इक्वल टू अंडर रूट I1 स्केयर प्लस I2 स्केयर प्लस क्या, IN स्केयर डिवाइड बाई, दिस इज आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, दिस इज आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। इसको हम क्या बोलेंगे, IE, हमने इसका क्या नाम रख दिया, IE, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव। अब ये फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है मैथमेटिकली होती कितनी है। और अगर हम इस इफेक्टिव वैल्यू मान लेते हैं कि हम किसी भी चीज़ को अगर मेज़र करना चाहते हैं एग्जैक्टली, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है, एक रेफरेंस। जैसे IE कितनी होगी, हाउ मच, किसके साथ कंपेयर करेंगे। जैसे हमने बोला कि इस ऑब्जेक्ट, इस चौक का मास कितना है, आप बोलोगे 5 ग्राम, 5.005 kg। तो kg क्या है, हमारा रेफरेंस है किसको, मास का, तो वो उसका कितना परसेंटेज है। तो IE के वैल्यू निकालने के लिए हम क्या मानेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट किसका, रेफरेंस पॉइंट किसका, हमें पता है कि I0 एक मैक्सिमम वैल्यू पता है कि हमें मान लो एक सर्किट में कितना करंट जा रहा है, 5 एम्पियर, तो उसकी इफेक्टिव वैल्यू कितनी होगी, 50% होगी, 60 होगी, 70 होगी, 80 होगी, 90 होगी। तो वो वैल्यू हम निकालना चाहते हैं कि I इफेक्टिव वैल्यू कितनी हो सकती है। मान लो आपको दे दिया जाए कि एक सर्किट में 10 एम्पियर करंट जा रहा है, यानी पीक वैल्यू आपको बता दी, I0 आपको बता दिया 10 एम्पियर, बताओ उसकी इफेक्टिव वैल्यू कितनी होगी। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये फॉर्मूला है, ये तो हमने जस्ट आरएमएस का निकालने के लिए फॉर्मूला कर दिया, लेकिन ये वैल्यू मैथमेटिकली हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे, किसके साथ, पीक वैल्यू के साथ। तो एक बार इसको नोट करो, फिर हम वो वैल्यू हम निकालते हैं। नोट करिए जल्दी। अच्छा, उससे पहले हम एक बार इसको वर्ड्स में लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, ये वैल्यू कौन सी आई है, ये वाली वैल्यू वो आई है जो उतना ही वर्क करेगा जितना ये वाला करंट करेगा। और ये वाले करंट को हम क्या बोलते हैं, स्टेडी करंट, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट DC। तो ये उतना ही वर्क करता है जितना ये करता है। तो हम इसको वर्ड्स में लिख लेते हैं, इट इज दैट स्टेडी करंट which will do the same amount of work as done by the AC in a circuit in same time। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC। हम इसकी डेफिनेशन इस प्रकार ये लिख सकते हैं वर्ड्स में, ठीक है। तो नोट करिए, फिर हम इसकी मैथमेटिकल वैल्यू निकालते हैं। तो आइए अब हम डेरिवेशन करते हैं, किसका, इफेक्टिव वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। कि कैसे आप बता सकते हो कि अगर आपको एवरेज वैल्यू दी हो या फिर आप पीक वैल्यू आपको दी हो, तो आप उसकी इफेक्टिव वैल्यू 1 सेकंड में आप बता सकते हो कितनी होगी, ठीक है। लेट हम मान लेते हैं, लेट इन AC I0 is the peak value of current
and angular frequency omega, then anytime t, value of current is I, and their relation is, and they are related as, ऐसे लिख लीजिए, they are related as I is equal to I naught sin ओमेगा t। ये वाला फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये वाला करंट फॉर ए कंप्लीट साइकिल, हम देखो ये आपका ऐसे फॉर ए कंप्लीट साइकिल यहाँ से यहाँ तक का हम क्या निकालते हैं, वर्क डन, वही वाला फॉर्मूला, वर्क डन यानी हीट लगा लीजिए या फिर वर्क डन निकाल लीजिए। एनर्जी का मतलब क्या होता है, वर्क डन। सो फॉर ए स्मॉल टाइम dt, work done by current I is क्या होगा, वर्क dw, dh भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होगी, वही एक ही बात है। dw इज इक्वल टू फॉर्मूला I स्केयर RT, I स्केयर R dt, I स्केयर R dt, ठीक है। फॉर ए कंप्लीट साइकिल हम किसके लिए निकाल रहे हैं, फॉर ए कंप्लीट साइकिल I स्केयर की वैल्यू हमें पता है, आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये क्या वैल्यू आ जाएगी, I नॉट स्केयर साइन स्केयर ओमेगा t dt, ठीक है। फॉर ए कंप्लीट साइकिल dw इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ, 0 to t, I नॉट स्केयर साइन स्केयर ओमेगा t dt, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्या करोगे आप, I नॉट स्केयर, सॉरी R हो रहेगा अभी, R हो लिख लीजिए, R dt, I नॉट स्केयर R बाहर आ जाएगा आपका, इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन स्केयर ओमेगा t, साइन स्केयर ओमेगा t, इसका इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम इसको लिखेंगे, हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t डिवाइड बाई 2 इंटू dt, 0 to t लिख सकते हैं, याद है ना, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो आपको याद ही होने चाहिए, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इसका हम इंटीग्रेशन दो पार्ट्स में करते हैं, आइए। w इज इक्वल टू I नॉट स्केयर, हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, आप इसको ब्रैकेट में 0 to t, फॉर ए कंप्लीट साइकिल कर रहे हैं, 1/2 भी आप बाहर निकले, क्योंकि पूरे के ऊपर 1/2 है, तो आप 1/2 भी बाहर निकले से, तो 1 यानी dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t cos 2 ओमेगा t डिवाइड बाई 2 नहीं आएगा, इंटू dt, ठीक है। तो cos 2 ओमेगा t, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर अब आप वैल्यू निकालोगे तो I नॉट स्केयर R बाई 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या आया t, क्या आया t, ठीक है, माइनस इसका इंटीग्रेशन आएगा 0। अगर आप इसको सोल्व करोगे कैसे, देखो हम इसको सोल्व करते हैं, cos ओमेगा t का क्या आएगा, साइन 2 ओमेगा डिवाइड बाई 2 ओमेगा, ठीक है, साइन 2 ओमेगा t, ठीक है। इसकी यूनिट क्या है, 0 to t, सॉल्व करो इसको, वैल्यू पुट करके देखो क्या आएंगी, 2 ओमेगा, देखो साइन 2 ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई बाई टी, इंटू टी रखो, माइनस उसके बाद 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 0,
साइन जीरो कितना होता है 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन सारा 0 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 2 ओमेगा, टी से टी कैंसिल। साइन 4 पाई कितना होता है, साइन पाई कितना होता है, साइन 0 साइन पाई 0 साइन 4 पाई 0, तो 0 हो जाएगा सारा, क्या हो जाएगा 0, साइन 0 होता ही है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास 0 आएगी, ठीक है। तो आप इसको याद कर लेना क्योंकि आगे बहुत बार ये इस चैप्टर में कई बार यूज होगा। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है 0, कितना होता है 0। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2, इतनी वैल्यू आई हमारे पास। अब नाउ ये तो आ गया हमारा एवरेज वर्क डन, टोटल वर्क डन आ गया, किसके लिए, आई के लिए, चेंज और अलग। फॉर नाउ वर्क डन बाय इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC, हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर तो करना चाहते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC, ठीक है। वर्क डन कितना होगा, आई ई स्क्वायर आर टी, वो इफेक्टिव वैल्यू कितना करेगी, इतना करेगी वर्क डन, ठीक है। और इसने कितना किया है पीक वैल्यू के टर्म में, इतना वर्क आया, और इफेक्टिव वैल्यू हम कितनी करेंगे, जो हम कांस्टेंट वैल्यू, स्टेडी वैल्यू, करंट की स्टेडी वैल्यू, ये क्या है इफेक्टिव, जो हमने स्टेडी वैल्यू निकाली थी, जिसका जो कितना वर्क डन करती थी, जितना पूरे साइकिल में होता था। तो नाउ फ्रॉम 1 and 2, ये 1 and 2 ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आई ई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2, आर टी से आर टी कैंसिल। तो आई ई किसके इक्वल होगा, नाउ आई ई स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2, तो आई ई कितना हो जाएगा, आई नॉट डिवाइड बाई √2। तो आई नोट का कितना होगा, डिवाइड बाई √2, और √2 की वैल्यू अगर आप इसको डिवाइड करके एग्जैक्ट अगर मैथमेटिकल वैल्यू आप निकालोगे तो कितनी आएगी, आई ई इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि 70% क्या होगा, 70% होगा पीक वैल्यू का। मान लीजिए अगर आप 10 एम्पियर करंट दे रहे हैं तो आपकी इफेक्टिव वैल्यू कितनी होगी, 7 एम्पियर, कितनी होगी 7 एम्पियर, ठीक है। तो इस प्रकार अगर अब हमें कोई डिवाइस हम यूज़ करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, कितनी वायर की, कितना कैसी वायर चाहिए, कितने करंट की वायर चाहिए। तो करंट आपके घर में सप्लाई आ रहा है 5 एम्पियर, कितना आ रहा है 5 एम्पियर। तो लेकिन वो इलेक्ट्रिशियन क्या पूछेगा कि बताओ भाई वायर कैसे लगानी, कितना करंट आ रहा है। तो आप उसको जब भी हम यूज़ करते हैं, जहाँ भी हम यूज़ करते हैं, तो करंट की कौन सी वैल्यू यूज़ करते हैं कि हम बोलने कि यहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो वाली वैल्यू कौन सी होती है, इफेक्टिव वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है, हम ये नहीं बोलते कि करंट एक बार 5 एम्पियर ऊपर गया, फिर 0 हो गया, फिर -5 गया, फिर 0 हो गया, फिर 5 गया, नहीं, हम कौन सी यूज़ करते हैं, इफेक्टिव वैल्यू। और वो कितनी होती है, जो आपकी करंट की पीक वैल्यू होती है मैक्सिमम, उसका कितना होता है 70%। तो इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज एंड इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC। और दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर बोर्ड एग्जाम फॉर 3 मार्क्स। 3 मार्क्स में ये वाला डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है। आप इसको हमने फुल साइकिल के लिए निकाला, आप इसको हाफ साइकिल के लिए भी निकाल सकते हो। उस टर्म में क्या हो जाएगा, क्या चेंज आएगा, बस लिमिट में चेंज आएगा और कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो आप 0 to t/2 करके तब भी इतना ही आएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, खुद से कैलकुलेट करके देख लेना। कंप्लीट साइकिल के लिए इतना आएगा और हाफ साइकिल के लिए भी आपकी वैल्यू इतनी ही आएगी, इफेक्टिव वैल्यू करंट की, ठीक है। तो आप इफेक्टिव वैल्यू के टर्म में डेरिवेशन पूछा जाए तो आपको ये वाला डेरिवेशन करना है। पिछला RMS वाला नहीं पूछा जाता, रेयर चांस ये होता है कि आपसे पूछा जाए, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार हम इफेक्टिव वैल्यू निकाल सकते हैं AC करंट की। तो इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, लेकिन आपने उसको पढ़ा हुआ है। पढ़ेंगे हम कि फेज़ क्या होते हैं, करंट कैसे, कहाँ, कितना यहाँ पर होगा तो उसका फेज़ क्या होगा, और फेज़ आपने पढ़ा हुआ है, याद है 11th में। चलो कोई बात नहीं याद हो तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तो नोट कर लीजिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।